तो नमस्कार, स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस पर। और हम पिछले वीडियो में मूल अधिकार से संबंधित जो बेसिक अवधारणा थी, जो मूल अधिकार है उनका जो संवैधानिक इतिहास था उसको हमने पढ़ा। और इसी के साथ जो पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार, उसको भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के माध्यम से। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो 12 में हमने राज्य और राज्य के को परिभाषित किया गया है, इसके अंदर कौन कौन सी जो राज्य के अंदर चीज़ें शामिल होती है वो पढ़ लिया था। इसके अलावा जो 13 अनुच्छेद था उसमें जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो समानता का अधिकार था 14 से 18, और इसके अंतर्गत जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो सारी इस वीडियो में मैंने समाहित की है। और आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार और कुछ अन्य अधिकार हैं वो। तो चलो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये हमारा दूसरा मूल अधिकार है, और इसका जो अनुच्छेद 19 से जो 22 तक का अनुच्छेद है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। यानी स्वतंत्रता का अधिकार है वो 4 अनुच्छेदों में वर्णित है, जिसमें 19, 20, 21 और 22। तो ये भी हमें जो ध्यान में रखना है। और पहला जो 19 जो मूल अनुच्छेद है उसके अंदर जो मूल जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं एक व्यक्ति को दी गई हुई। तो इसे देखते हैं कौन कौन सी वो स्वतंत्रता है। तो सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, और संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं घूमने फिरने की स्वतंत्रता, रहने बसने की स्वतंत्रता, और जो व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। तो ये जो 6 स्वतंत्रता है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये ABCD जिस रूप में लिखी गई है इसी तरह से याद होनी चाहिए कि पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है। कई बार क्रम से हमसे पूछ लिया जाता है कि इन्हें क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले एक बात आदमी है वो भाषण अभिव्यक्ति अपने विचार है उसकी जो अभिव्यक्ति है, तो वो किस तरह से करेगा। तो ये है जब वो भाषण कभी करेगा, कहाँ करेगा, एक सम्मेलन बनने के लिए। तो दूसरी जो स्वतंत्रता है वो होगी सम्मेलन की, और जब सम्मेलन बनेगा तो वहीं एक संगठन और संघ का निर्माण हो जाएगा। जब संघ होगा तो फिर उस संघ को जगह जगह पर घूमने फिरने, यानी कि उसके विचार जो है उनको आगे से आगे बढ़ाने के लिए घूमने फिरने की स्वतंत्रता है वो होगी। उसके बाद में कहीं रहने और बसने की निवास की जो स्वतंत्रता है वो, और अंत में है वाणिज्य और व्यापार की स्वतंत्रता। और इसी तरह से आप भी इसको जैसे भी आपको उचित लगे वो याद कर लेना। इसके अलावा एक और है कि ये जो मूल स्वतंत्रता का अधिकार है इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के कई जो निर्णय दिए गए हैं, और वो बहुत सारी और स्वतंत्रताएं हैं वो भी इसी स्वतंत्रताओं में शामिल किए गए हैं। जैसे सूचना का अधिकार, जो सूचना का अधिकार है उसको भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम माना गया है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग माना गया है। क्योंकि जब एक व्यक्ति दूसरे के बारे में पूरी तरह से जानकारी होगी तभी तो वो अपने विचार है वो व्यक्त कर पाएगा। तो इसके लिए एक जो विवाद है SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 का मामला है, और इसमें जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो इसको जो व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है उसी का भाग माना है। इसी तरह से एक और जो स्वतंत्रता से संबंधित श्याम नारायण चौक से बनाम भारत संघ 2016 का मामला है। और इस मामले के अंदर जब सिनेमा घर के अंदर जो फिल्म वगैरह चलती है तो उस समय राष्ट्रगान बजता है सबसे पहले। तो उसको इस मामले के माध्यम से अनिवार्य किया गया था कि सिनेमा घर में जब भी जो शुरुआत होती है तो वो राष्ट्रगान से होगी और राष्ट्रगान बजाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में इसे ऐच्छिक है भी स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा पे। इसी तरह से एक नवीन जिंदल उद्योगपति यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का मामला है, और इस मामले के अंदर ये भी विचार और व्यक्ति से संबंधित ही है। जो नवीन जिंदल ये एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, और इनकी जो फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर ये भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा वो लगा के रखते थे। तो इसे कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया,
उम, क्योंकि इन्हें जो कुछ लोगों ने या प्रशासन ने तिरंगा लगाने के लिए मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने घर, मकान, दुकान के ऊपर है वो राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है, क्योंकि वो अपने देश के प्रति जो अपनी स्वामी भक्ति है उसको मतलब उसकी अभिव्यक्ति है वो उस तिरंगे के माध्यम से कर रहा है। और लेकिन कुछ प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए जो राष्ट्र ध्वज के प्रोटोकॉल होते हैं उनका जो ध्यान में रखते हुए ही ध्वज को फहराया जाएगा। तो ये जो मामला है वो भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही माना, और इसमें जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको घर घर फहराने की या जहाँ भी आप चाहो वहाँ पर फहरा सकते हो, तो ये इसमें छूट दी गई। और इसी तरह से जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें चुप रहने का भी अधिकार है, वो भी उसी के अंदर है कि कोई व्यक्ति मौन के माध्यम से भी अपनी मौन स्वीकृति देता है तो वो भी उसके विचार व्यक्ति का एक माध्यम है। इसके अलावा ये जो स्वतंत्रताएं हैं वो असीमित नहीं है, ये नहीं है कि आपको स्वतंत्रताएं दे दी है तो आप उनका जितना हो सके उस मात्रा में, लेकिन इनके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये निर्बाध नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं कि अगर आपकी स्वतंत्रता के माध्यम से अगर किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो आपकी स्वतंत्रता है उसके ऊपर जो राज्य है वो रोक लगा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन सी रोक है। तो अनुच्छेद जो 19(1) था उसमें 6 स्वतंत्रताएं थी, और जो 19(2) है 19(2) से 19(6) तक इसके अंदर जो प्रतिबंध है वो कौन कौन से है। तो देश की अगर एकता, अखंडता, संप्रभुता का नुकसान होता है तो आपकी जो संप्रभुता आपकी जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे मान लो कि आप ऐसे भाषण दे रहे हो जिससे कि देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको संप्रभुता को नुकसान हो रहा है, या आपके जो संबंध है वो विदेशों के साथ ऐसे है जिससे खुद के देश का अपमान हो रहा है या खुद के देश को नुकसान हो रहा है, तो आपकी स्वतंत्रता के ऊपर जो रोक है वो लगाई जा सकती है। हो सकता है कि आपके अंदर जो स्वतंत्रता है, यानी कोई संघ बना रहे हो, कोई इस तरह का जो कोई संगठन बना रहे हो जो जिससे कि अपराधों के अंदर वृद्धि हो रही है, लॉ एंड जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर या लोक व्यवस्था है उसको नुकसान हो रहा है, तो भी इसके ऊपर है वो रोक लगाई जा सकती है। अगर आपकी अभिव्यक्ति से या आपकी किसी भी कार्य क्रियाकलाप से अगर जो न्यायपालिका है उसकी अवमानना हो रही है, उसका अगर अवमानना होती है तो भी जो राज्य है वो आपकी स्वतंत्रता के ऊपर रोक लगा सकता है। और भी आपकी कोई अगर स्वतंत्रता जैसे जो सामुदायिक सौहार्द है उसके वातावरण को, सौहार्दपूर्ण वातावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो भी, तो ये जो आधार थे वो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से आधार है जिसके आधार पर जो स्वतंत्रताएं हैं उनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। और अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, और अनुच्छेद 20 है वो जो आपराधिक जो मामले हैं उनसे संबंधित है कि जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसी समय का, यानी कि आज अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और आज उस अपराध के लिए मान लो कि सजा है वो 5 साल है, लेकिन इस सजा को सुनाने में या कोर्ट की जो लंबी प्रक्रिया होती है 5 साल या 10 साल लग जाते हैं, और 10 साल बाद में मान लो कानून बदल कर वो ही उसी अपराध के लिए वो सजा है अगर 5 से बढ़ाकर 10 हो जाती है, तो जो आज की तारीख में जो कानून लागू था वही कानून उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। यानी कि जिस समय अपराध किया उसी समय जो कौन सा कानून था उसी के अंतर जो बाद के जो नियम हैं वो किसी व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होंगे। और इसके लिए अगला जो है 20(2) उसके अंतर्गत कहा गया है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा दी, यानी दोहरे जो दंड है उसका निषेध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति को दोहरा दंड नहीं मिल सकता। अगर मान लो कि किसी ने आज एक अपराध किया है तो उस एक अपराध की एक ही सजा, और इसमें जो विभागीय कार्रवाई होती है वो शामिल नहीं होती, यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी है उसको विभाग से बेदखल कर दिया, इसके अलावा कोर्ट ने सजा दे दी, तो वो जो विभागीय कार्रवाई है वो दोहरे अपराध में शामिल नहीं होती है। इसके अलावा तीसरा है वो भी इम्पोर्टेंट है कि समय नहीं है, ये समय व्यक्ति समय के खिलाफ है, वो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे गवाह होता है, कोई भी अपराध करता है तो उसकी एक गवाही देने के लिए तो खुद की उसकी गवाही है वो नहीं मानी जाएगी, यानी कि खुद को उसके खुद के ही खिलाफ गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी तरह से जो एक और अनुच्छेद है 21,
वो देख लेते हैं। और 21 के अंदर दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है वो मिलता है। और ये जो दैहिक स्वतंत्रता वाला जो अनुच्छेद है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके अंदर व्यक्ति की जो दैहिक स्वतंत्रता है यानी कि जीवन जीने का अधिकार है, जो गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, इसमें पानी है, हवा, पर्यावरण, मकान आदि जो सभी जो चीज़ें हैं वो जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आती है। और इसी तरह से एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का मामला है। और इसमें उस समय जो सरकार थी उसने जो मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया गया था। और इसी को मेनका गांधी ने चैलेंज किया था। तो पासपोर्ट या विदेश जाने का अधिकार है वो भी जीवन जीने के अधिकार के अंदर ही जो सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया था। और इसी तरह से जो नींद का अधिकार है हर व्यक्ति का वो भी जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। और ये रामलीला हरि मामला जो स्वामी रामदेव है उनको जब गिरफ्तार किया गया था रामलीला मैदान से, उसी समय इन्होंने चैलेंज किया था। तब सरकार ने निर्णय दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका नींद लेने का जो अधिकार है वो उसके मूल अधिकार में शामिल है और उसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता। इसी तरह से एक और मामला है 1978 का, ये बिहार का है। और बेगम हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, इसके अंतर्गत जो एक एडवोकेट थी कपिला हिंगोरानी, उन्होंने जो बिहार की जेल जेल थी और जेल के अंदर बहुत सारे लोगों थे उनके ऊपर अध्ययन किया कि कुछ लोग ऐसे थे बहुत लंबे समय से उसमें बंद थे लेकिन अपराध उनका बहुत कम था। तो यानी कि अपराध की तुलना में उन्हें बहुत ज़्यादा जो सजा है वो पहले ही काट काट चुके थे। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो निर्णय इसके अंदर जो उसकी जो मामला है उसकी जो तीव्र सुनवाई का अधिकार है वो भी जीवन जीने के अधिकार में है कि हर आदमी को उसको समय पर न्याय मिलना चाहिए। उसके जो तीव्र सुनवाई है वो न्यायालय के द्वारा की जानी चाहिए। और यहीं से एक लोकहितवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है। और कपिला हिंगोरानी को ही लोकहितवाद की जननी कहा जाता है। और उस समय जज थे जो पीएन भगवती, उनको लोकहितवाद का जो जनक है वो कहा जाता है। इसके अलावा जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें और भी बहुत सारे जो अधिकार है वो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस अनुच्छेद 21 की व्याख्या की गई है। और इसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो और भी शामिल की गई है। उसमें एक और केस है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989। और इस मामले के अंदर जो समुचित चिकित्सा है वो भी, यानी कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, घायल हो जाता है तो उसे तुरंत है जो चिकित्सक सलाह मिलनी चाहिए। क्योंकि पहले अगर कोई रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता था तो सरकारी हॉस्पिटल में तब तक उसे इलाज नहीं वो किया जाता था डॉक्टरों के द्वारा, जब तक कि उसका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो नहीं हो जाता या उसकी जो जानकारी है। और इसी कई बार इस चिकित्सा के अभाव में व्यक्ति की जो जान है वो तक चली जाती थी। तो ये जो प्रावधान है वो परमानंद कटारा वाद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने किया कि व्यक्ति को उचित समय पर जो चिकित्सा है वो मिलनी चाहिए। और इसी तरह से एक और पर्यावरणविद है एमसी मेहता। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे जो केस है वो इन्होंने दायर किए हैं। तो एक और है एमसी बनाम भारत संघ का मामला। और इसमें शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है वो भी दिया है कि व्यक्ति को जो पर्यावरण है शुद्ध पर्यावरण का मिलना चाहिए, ये उसका मूल अधिकार में शामिल किया गया। और इसी के तहत इन्होंने जो गंगा यमुना जो प्रदूषित हो रही है उनके संरक्षण से संबंधित, और इसके माध्यम से जो सीएनजी वाहन है और उनसे लेकर बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट है वो आए कि हर व्यक्ति को जो पर्यावरण है वो शुद्ध मिलना चाहिए। और इसी तरह से एक और जो महत्वपूर्ण वाद है और पीछे लगभग 18-19 के अंदर ही ये वाद था जो चर्चा में रहा है। उसके बाद से ये 2-3 बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। विशाखा बनाम राजस्थान संघ 1997 का मामला है। और इसे एक सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है, विशाखा गाइडलाइन, यानी कि कोई भी कार्यस्थल है वहाँ पर अगर महिलाएं कार्य कर रही है, जैसे कोई ऑफिस है या जो सार्वजनिक स्थल है, चाहे कोई प्राइवेट अगर कोई संस्था है या कोई भी, तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो एक कमेटी वगैरह गठित की जाती है तो उसे विशाखा गाइडलाइन के नाम से
जाना जाता है। तो ये 1997 का मामला है और जो महिलाएं हैं उनका जो मानसिक जो शारीरिक उत्पीड़न है उससे उसकी सुरक्षा के लिए ये जो अधिकार है वो दिया गया। और ये विशाखा गाइडलाइन है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से एक निजता का अधिकार है, उसको भी जीवन जीने के अधिकार में माना है। जहाँ भी जैसे मान लो सीसीटीवी कैमरा वगैरह वगैरह लगे होते हैं तो वहाँ हर व्यक्ति है वो ये लिखता है कि आप सीसीटीवी की नज़र में। तो ये चीज़ है कि हर व्यक्ति को उसकी गोपनीयता बनाए रखने का वो जो अधिकार है वो भी जीवन जीने के अंदर ही शामिल है। जैसे किसी के फ़ोन ट्रैपिंग वगैरह है वो नहीं कर सकते। ये भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही इसी को माना है। और इसी तरह से अनुच्छेद 21 है उसके अंदर एक अनुच्छेद 21A नाम का सब पार्ट जोड़ा गया है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से तो इसमें जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा प्रदान प्राप्त करने का जो अधिकार है वो माना है। और इसके बाद में स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार थे उसमें एक और अनुच्छेद है वो भी हम देख लेते हैं, अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 22 है उसके अंदर एक जो अपराधी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपने कारण जानने का जो अधिकार है कि उसे किस कारण है वो गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो विधिक सहायता है उसे जो वकील वगैरह है वो मुहैया करवाने के या विधिक सहायता लेने का जो अधिकार है वो भी व्यक्ति का मूल अधिकार है। और किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ये भी उसके मूल अधिकार में शामिल है। जिस तरह से मान लो कोई भी कितना ही गंभीर अपराधी है, अगर यहाँ तक देखें तो आतंकवादियों को भी उनका जो वकील है उनका जो पक्ष रखने का अधिकार है वो इसी के तहत दिया जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये अधिकार निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार होने वाले नागरिकों, जिस तरह से देश के अंदर कुछ निरोधक कानून बनाए गए हैं जिन्हें कहते हैं निरोधक कानून। जैसे पोटा एक कानून था, एक टाडा है, मीसा, इस तरह के जो कानून है इसके अंतर्गत कोई गंभीर अपराध करते हैं जैसे कोई देशद्रोही है, कोई आतंकवादी है तो उनको ये अधिकार है, ये ऊपर वाले जो छूट है ये नहीं दी जाएगी। तो ये सिर्फ जो भारतीय नागरिक है उन्हीं को दी जाती है। और इसके साथ जो निरोधक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार होते हैं उनको नहीं दी जाती। इसके अलावा बाकी जो अपराधों के लिए गिरफ्तार होने वाले व्यक्तियों को ही दी जाएगी। तो थैंक यू, आज हमने जो स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार था वो पढ़ा। और जो बचे हुए अधिकार है वो कल अगले वीडियो के माध्यम से आपको करवा दिए जाएंगे। थैंक यू।